नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल के कटवा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का उद्देश्य तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भय को समाप्त कर जनता में भरोसा स्थापित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि राज्य में भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि भाजपा जल्द ही एक व्हाइट पेपर जारी करेगी जिसमें भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं का विस्तृत ब्यौरा शामिल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में राज्य में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक रही है और अब इसका कानूनी तरीके से साफ किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र इस दिशा में स्पष्ट रोड मैप देगा और हर भ्रष्ट तत्व के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभा में उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का उद्देश्य भयमुक्त और विकास आधारित शासन स्थापित करना है जिसमें जनता का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होगा। मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को भय को हटा करके भरोसे में बदलने की है। और ये गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है। बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी ताकि टीएमसी के हर गुंडे, हर सिंडिकेट, हर भ्रष्ट विधायक मंत्री, इन सभी का कानूनी रूप से पूरा हिसाब किया जा सके। वहीं रुक करते बड़ी खबर का डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ईरान के बिना भी होर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे, ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। तो तेहरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाली अमेरिका ईरान के बीच होने वाली बातचीत से पहले कहा कि किसी भी समझौते में परमाणु हथियारों को खत्म किया जाना जरूरी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य जल्द ही फिर से खुल जाएगा, चाहे ईरान सहयोग करे या ना करे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का टोल वसूलने की अनुमति नहीं देगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में बातचीत के लिए मिल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान के साथ किसी भी समझौते में उनका मुख्य ध्यान तेहरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करने पर होगा। उन्होंने कहा कि कोई परमाणु हथियार नहीं, यही 99% बात है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस समझौते में जल डमरू मध्य का मुद्दा भी शामिल होगा तो ट्रंप ने कहा हाँ, जरूर होगा। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज इस संघर्ष को लेकर और सबसे महत्वपूर्ण तौर पर अगर देखा जाए तो होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर बातचीत होने वाली है दोनों देशों के बीच, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि होर्मुज को खोला जाएगा चाहे ईरान अपनी सहमति दे या ना दे। क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखो, मायने तो बिल्कुल तानाशाही वाले दिख रहे हैं। अब वो अमेरिका कौन होता है, उनका राष्ट्रपति कौन होता है जल डमरू मध्य को खोलने के लिए? वो जितना भी जल मार्ग है वो ईरान की सीमा में आता है, उसमें किसी का अधिकृत नहीं है और कोई ये परमिटेड नहीं कर पाएगा कि ये खोला जाए। उनकी इच्छा है खोला जाए, बंद किया जाए। नहीं, जब आपकी इतनी ही चलती है और आपका इतना ही अधिकार क्षेत्र है तो अब तक जो होर्मुज जो बंद है उसको आपने खुलवाया क्यों नहीं? पहली बात। दूसरी बात यह है, बातचीत स्टार्ट होने वाली है, उस बीच में इस तरीका का बयान आने का मतलब है जो सकारात्मक बातचीत के जो अंश निकलने वाले हैं वो नकारात्मक में जाके तब्दील होने वाले हैं। अगर ये बयान इस तरीके की अगर शर्तें ये पहले कहते तो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि ईरान इस वार्ता में आता ही नहीं। अब इसमें दामोदर साहिल किसके ऊपर आ जाता है? पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, चाइना के ऊपर आ जाता है, तुर्की के ऊपर आ जाता है, क्योंकि ये 3 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपनी शर्त पे
उनको बुलाया है बातचीत करने के लिए, सीज फायर करने के लिए, बल्कि सीज फायर से आगे चल के युद्ध को हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये इन्होंने श्योरिटी दी है। उस श्योरिटी के बीच में अगर इस तरीके के बयानात आते हैं एक तरफा, मैं इसको एक तरफा कहूंगा, तानाशाही वाला कहूंगा, और जैसे एक व्यक्ति होता जो मैं करके बात करता है, तो इसमें अहम ईगो उसका साफ दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है इस जो हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है शांति वार्ता को लेके, उसको बड़ा प्रभावित करेगा ये बयान। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ आज की अगर वार्ता की बात करें तो अब इस वार्ता के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के प्रतिनिधि मंडल बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, और ऐसे में इस बातचीत का एक तरफ जो माना जा रहा था कि इस बातचीत से कहीं ना कहीं इस संघर्ष को रोकने में एक बड़ी मदद यहां पर मिलती हुई नजर आएगी, अब उसके जो आसार हैं वो काफ़ी प्रतिशत घट गए हैं, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ ईरान ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि वो अपनी शर्तों पर किसी भी तरह का संघर्ष विराम करेगा। अगर उसकी शर्तों को नहीं माना जाता है तो फिर संघर्ष विराम नहीं होगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ युद्ध यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, युद्ध जब रुकता है या सीज फायर जब होता है, क्योंकि दो पार्ट होते हैं। एक सीज फायर होता है जिसमें म्यादी होती है कि कितने समय का म्याद उनको दी जाती है, एक होता है परमानेंटली युद्ध को रोकना। अब दोनों पार्टों पे इनको बात करनी है, और पहला पार्ट आ जाता है कि इन्होंने सीज फायर करा है। सीज फायर की कुछ शर्तें होती हैं जो दोनों पक्षों ने मानी है, बल्कि मानी नहीं है, मनवाई गई है। बीच में जो कंट्रियां मीडिएट कर रही हैं उन्होंने मनवाई है दोनों को। अब जिस तरीके से ईरान का जो प्रतिनिधि मंडल जो विमान से आ रहा है, जैसे ही वो पाकिस्तान की सीमा में उन्होंने प्रवेश किया है, तो पाकिस्तान के जो फाइटर जेट है उन्होंने उसको स्कॉट किया है, स्कॉट करके एयरपोर्ट तक लाए हैं, सुरक्षित तरीके से उनकी लैंडिंग हुई है। यहाँ तक तो सब सही है। मुझे लगता है इस वार्ता के बाद में साहिल जी, अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो ये तीनों देश जो मीडिएट कर रहे हैं ये कहीं के नहीं बचेंगे। ये किसी भी सूरत में पूरे विश्व बिरादरी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो एक ठप्पा लग जाएगा कि भाई पाकिस्तान को टेरर कंट्री कहा जाता है, उस कंट्री में ये वार्ता हो रही है, तो इसका मतलब ईरान को प्लानिंग की तरह तहत वहां बुलवाना था, बेइज्जत करना था, उनकी बात पे अटल नहीं रहना था। ये तरह तरह की मुझे लग रहा है इसके मायने निकाले जाएंगे। हालांकि भारत सरकार इस पूरी वार्ता के ऊपर हिडन तरीके से नजर बनाए हुए है कि भारत इस पक्ष में हमेशा से रहा है, ठीक है, पक्षधर रहा है कि ये चीजें किसी भी तरीके से ये समस्या रिसॉल्व होनी चाहिए और आगे ना बढ़े। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ बातचीत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने अब आग में घी डालने का काम यहां पर कर दिया है। वहीं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मिशन आर्टेमिस 2 सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मिशन में शामिल चारों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस लौट चुके हैं। सुबह नासा के अंतरिक्ष यान से सैन डिएगो कोस्ट पर लैंडिंग की गई। स्पेस एजेंसी ने बताया कि इस मिशन में शामिल लोगों ने 6,90,000 मील से ज्यादा का सफर तय किया। 10 दिन के इस मिशन की सफलता के बाद नासा आर्टेमिस 3 की तैयारी में जुट गया है। मौजूदा मिशन में अंतरिक्ष यात्री सिर्फ चंद्रमा के पास से गुजरे, लेकिन अगले मिशन में यात्री चांद पर उतरेंगे। अंतरिक्ष यात्रियों के वापस लौटने पर नासा ने अंतरिक्ष यान की लैंडिंग का वीडियो शेयर किया। इसके साथ ही एक्स पर लिखा, रीड, विक्टर, क्रिस्टियाना और जेरेमी आपके घर में स्वागत है। पहले यह मिशन फरवरी में निर्धारित था, लेकिन हाइड्रोजन ईंधन रिसाव के कारण इसे टालना पड़ा। रिसाव ठीक करने के बाद हीलियम प्रेशर लाइन में रुकावट आ गई, जिसके बाद रॉकेट को पिछले महीने के अंत में फिर से मरम्मत के लिए ले जाना पड़ा। तो चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दूसरे फेज के तहत उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई। इसके पूरा होने के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट में कुल 6.08 करोड़ नाम कम हुए हैं। पिछले साल 27 अक्टूबर को एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 51 करोड़ थी। फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद यह संख्या 44.92 करोड़ रह गई है। एसआईआर के दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा समेत पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की गई है।
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को जारी हुई एसआईआर की फाइनल लिस्ट में वोटर्स की संख्या 13% घटकर 13.39 करोड़ हो गई है। यानी लिस्ट में से 2.04 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख वोटर्स के नाम फाइनल लिस्ट से बाहर हुए हैं। चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को पूरे देश में एसआईआर कराने का आदेश दिया था। अब तक 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। एसआईआर के पहले फेज में बिहार, दूसरे फेज में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराया गया था। वहीं असम में एसआईआर के बजाय 10 फरवरी को स्पेशल रिवीजन पूरा किया गया था। उधर दिल्ली में महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि आज के समय में उनके बताए मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ने की जरूरत है। चिराग पासवान ने कहा कि महात्मा फुले ने समाज में एकता, समानता और सामाजिक न्याय की भावना को जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके विचारों ने समाज में एक नई क्रांति को जन्म दिया, जिसने जात पात और भेदभाव के खिलाफ मजबूत आवाज उठाई। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा फुले की विचारधारा हमेशा से जाति और धर्म के भेदभाव के खिलाफ रही है और यही सोच उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में भी महात्मा फुले को श्रद्धांजलि दी गई और उनके सामाजिक सुधारों को याद किया गया। नेताओं ने उनके विचारों को आज के समाज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक बताया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। आज 200वीं जयंती महात्मा फुले, ये वो दिन है जहां पुनः हम सबको उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर, उनकी विचारधारा पर पुनः मजबूती से आगे चलने की जरूरत है। समाज में जिस तरीके से एकजुटता, सामाजिक न्याय की भावना को जागृत करने का कार्य महात्मा फुले के द्वारा किया गया, जिसने समाज में एक अलग क्रांति को पैदा करने का काम किया। उनकी सोच, उनकी विचारधारा हमेशा जात पात धर्म मजहब के खिलाफ रही और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा ये प्रयास किया कि कैसे समाज में एकता लाई जाए, सामाजिक न्याय की भावना को और ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया जाए। मैं खुद ये प्रयास करता हूं कि जिस तरीके से ज्योतिबा फुले, उनके आदर्शों पे हम लोग चलने का हम लोग प्रयास करें, जात पात धर्म मजहब से उठकर। आज भी जब मैं बिहारियों की मैं बात करता हूं, मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात इसी सोच, इसी विचारधारा के आधार पर करता हूं। ना इसमें कोई जाति है, ना इसमें कोई धर्म है। आज उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण संशोधन और लोकसभा में सीटें बढ़ाने के बिल जल्दबाजी में ला रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान संसद सत्र बुलाना आचार संहिता का उल्लंघन है। सरकार बिल को जल्द से जल्द पास कराना चाहती है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस मुद्दे पर बैठक हुई। इसमें खड़गे ने कहा कि अब तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। जानकारी सिर्फ प्रधानमंत्री के लेटर के जरिए सामने आई है। लंबे समय तक चुप रहने के बाद अब अचानक इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई जा रही है। सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र बुलाया है। इस दौरान संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी है। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने के साथ लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव ला सकती है। इसके तहत लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी। वहीं मणिपुर के उखरूल जिले में पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अधिकारियों के मुताबिक कांस्टेबल मिथुन मंडल को गोली लगी। गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत इम्फाल के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने बताया कि मिथुन मंडल पश्चिम बंगाल के भगजन टोला गांव के रहने वाले थे और 170 बटालियन BSF में तैनात थे। फरवरी में 2 समुदायों के बीच हुई जातीय झड़पों के बाद कुकी गाँव, मोंगकोट, चेपू और पड़ोसी तांगखुल नागा इलाके में गोलीबारी की घटनाएं होती रही हैं। यहां जारी तनाव के बीच पेट्रोलिंग कर रहे BSF जवान पर यह हमला हुआ है। मणिपुर पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि हमले के पीछे शामिल लोगों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन और तलाशी अभियान चला रहे हैं। फिलहाल हमलावरों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, जहां उच्च स्तरीय बैठक की तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार इस महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही तनाव बना हुआ है। इस बीच पाकिस्तान प्रशासन ने राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं और प्रमुख स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में कड़ी जांच और ट्रैफिक नियंत्रण भी लागू किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है और वैश्विक शक्तियों की नज़र इस वार्ता के परिणाम पर टिकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक के नतीजे क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा बाजारों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। भर में गर्मी बढ़ने लगी है। राजस्थान के बाड़मेर में दिन का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले 2 दिन में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग में दिन का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा सकता है। यहाँ हीट वेव की स्थिति बन सकती है। दिन के साथ ही रात का तापमान भी तेजी से बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश थमते ही गर्मी बढ़ने लगी है। ज़्यादातर शहरों में दिन के पारे में 1 डिग्री सेल्सियस से 5.4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। रतलाम में सबसे ज़्यादा 5.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि हीट वेव का अलर्ट नहीं है। इधर आंध्र प्रदेश में 5 दिन समुद्री तूफान का अलर्ट है। उत्तर से दक्षिण की ओर बनी ट्रफ लाइन बनी रही जो उड़ीसा से गल्फ ऑफ मन्नार तक फैली हुई है। इसका असर तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना में भी रहेगा। वहीं जालौर जिले के रामसीन स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में राष्ट्रीय अभियान के तहत HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों को भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम के तहत 14 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं को निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। कार्यक्रम में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र चौधरी, ANM मोनिका सिंह, स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ, आशा कार्यकर्ता, लाभार्थी बालिकाएं और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। CHC प्रभारी ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है जिसे समय पर टीकाकरण के माध्यम से पूरी तरह रोका जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से इस टीके को नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाना स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर का कारण बनने वाले वायरस के खिलाफ 90% से अधिक प्रभावी है और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर इसे पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की कि वो अपनी 14 वर्ष की बेटियों का टीकाकरण अवश्य कराएं और किसी भी प्रकार की भ्रांति से दूर रहें। इस अवसर पर आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव सर्वे कर लाभार्थियों को केंद्र तक पहुंचाने में मदद की है और महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। वहीं हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र में 4 जनवरी 2026 को हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि रामनिवास पुत्र कृष्ण कुमार जाट निवासी घेऊ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपने साथियों विजेंद्र और अनिल कुमार के साथ गाड़ी से जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार घेऊ बाईपास के पास नुवा रोड पर एक बलेरो कैंपर ने उनकी गाड़ी को जानबूझकर टक्कर मारी। इसके बाद गाड़ी से उतरे आरोपियों सुरेश कुमार, महेश, विक्रम उर्फ विक्की पर मंजीत ने पीड़ितों को जबरन नीचे उतारकर हमला कर दिया। आरोपी सुरेश कुमार ने पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी, जबकि अन्य लोगों ने डंडों से मारपीट की। इस हमले में विजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पहले भादरा अस्पताल और बाद में हनुमानगढ़ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर सुरेश कुमार, रमेश उर्फ महेश और विक्रम उर्फ विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की विस्तृत जांच भी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के वृंदावन में यमुना नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। केसी घाट के पास श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई। इस नाव पर करीब 25 से 30 श्रद्धालु और स्थानीय लोग सवार थे। 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। यह हादसा नाव के एक पोंटून ब्रिज से टकराने के बाद हुआ, जिसकी मरम्मत चल रही थी। टकराव के बाद नाव पलट गई और पानी में डूब गई। आपको बता दें कि मृतकों में एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने 5 पुरुषों और 5 महिलाओं सहित 10 शव बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पंजाब के लुधियाना समेत अलग अलग जगहों से आए करीब 25 से 30 श्रद्धालु और पर्यटक यमुना नदी में नाव की सवारी का आनंद ले रहे थे। स्टीमर एक फ्लोटिंग पीपा ब्रिज से टकरा गया, जिससे नाव अचानक पलट गई। नदी में तेज बहाव और गहरे पानी के कारण कई लोग डूब गए। अभी तक 10 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। वहीं मथुरा हादसे के बाद लगभग 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद यमुना नदी से स्टीमर बाहर निकाला गया। सेना, NDRF, SDRF और पुलिस प्रशासन ने स्टीमर को मिलकर बाहर निकाला। स्टीमर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है, लेकिन अभी भी 5 श्रद्धालु लापता हैं और पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।